नमस्कार साथियों, मैं आनंद पवार आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा। हम लोग पहले भी है जो कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो इस कमल कोचिंग क्लासेज और विजय मेमोरियल स्कूल डोरीमन्ना द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो जो वीडियो हम लोगों ने पहले अपलोड किए आप उसको देख सकते हैं और उसके बाद आपको ये कंटिन्यूस सब सारा समझ में आ जाएगा। उसके अंतर्गत हमने वर्ण विचार का अध्ययन किया था और इस वर्ण विचार के अध्ययन के अंतर्गत हम लोगों ने पहले स्वर का अध्ययन कर लिया और उसके बाद व्यंजन। तो व्यंजन को है जो हमने व्यंजन के जो विभिन्न नाम हैं उन विभिन्न नामों को हमने पढ़ा था। व्यंजन को किन किन नामों से जाना जाता है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं कि भाई हमने ये पढ़ा था व्यंजन है वो 33 थे। 33 व्यंजनों के अंदर मूल व्यंजन कितने हैं, यानी मूल स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है उनका संयुक्त है वो संयोग उनका किन किन से मिलकर के उनका निर्माण हुआ है। इस सब का अध्ययन हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत किया था। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्यंजन के जो प्रकार है यानी प्राण वायु के आधार पर, किसके आधार पर, प्राण वायु के आधार पर जो व्यंजन है और स्वर है वो कौन कौन से होते हैं। तो प्राण वायु के आधार पर वर्णों को है जो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। प्राण वायु के आधार पर वर्णों को है वो दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक आता है अल्प प्राण और एक आता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, तो ये दो भागों में इसको बांटा गया है। तो अल्प प्राण से मतलब है अल्प यानी थोड़ा, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण हम कर रहे हैं तो उन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो प्राण वायु है वो अल्प मात्रा में निकलती है, उसे अल्प प्राण कहा गया। कि जिन व्यंजनों का उच्चारण हम कर रहे हैं उन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राण वायु है जो वो कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसे अल्प प्राण कहा गया है। और महाप्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राण वायु अधिक मात्रा में बाहर निकल रही है, उसे महाप्राण कहा गया है। तो इसमें व्यंजन भी आते हैं और स्वर भी आते हैं। तो कौन कौन से वर्ण है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे और कौन कौन से वर्ण है वो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे, उसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं व्यंजन वापस लिखे, जिसके अंतर्गत क, ख, ग, ग, ने, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, य, त, थ, द, द, न, प, ह, ब, ब, म, य, र, ल, व, श, 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 है। तो इस प्रकार से ये जो व्यंजन है वो हमने लिख लिए 33 व्यंजन, ठीक है। इन व्यंजनों को हमें प्राण वायु के आधार पर बांटना है। तो देखो जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण और
महाप्राण। देखो अल्प, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अल्प का मतलब है थोड़ा, तो लेकिन इसके अंदर वर्णों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अल्प प्राण, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, कम, लेकिन इसके अंदर वर्णों की संख्या होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम ये देखते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये है जो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये किसके अंतर्गत आएगा, अल्प प्राण के अंतर्गत, ठीक है। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखो यहां पर ये अंतिम जो है 5 वर्गों के अंतर्गत, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आ रहा है, तो इसी के अनुसार हम इसको सीधा लेंगे, ये, रे, ले, वे, ये भी है जो किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से अल्प प्राण की जो संख्या वो कितनी हो जाएगी, वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, ये सब है जो किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत। तथा सभी स्वर, यानी स्वरों की संख्या वो कितनी है, 11, ये सब है वो किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत। तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण होते हैं, परीक्षा के अंतर्गत सीधा सीधा पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत है, या निम्न में से ये अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है। तो यहां हम देखेंगे संख्या, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग है वो कितने, 5 है, तो 5 इंटू 3 जब हम करते हैं तो ये हो जाएंगे 15, प्लस अंतस्थ व्यंजन ये कितने, 4 और प्लस स्वर 11, तो ये इस प्रकार से अल्प प्राण की जो संख्या है वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, 30। अल्प प्राण की संख्या कितनी आ जाएगी, 30। तो इसके अंतर्गत अल्प प्राण को कितने हो जाएंगे, 30। अब हम देखते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये किसमें आ जाएगा, महाप्राण के अंतर्गत, इसमें आ जाएगा महाप्राण के अंतर्गत। तो यहां पर हम देखेंगे महाप्राण में, महाप्राण का मतलब है जिस वर्ण का उच्चारण करते समय प्राण वायु है वो अत्यधिक मात्रा में बाहर निकलती है या अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा उसमें व्यंजन, उष्मीय व्यंजन, ये है जो महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से इस महाप्राण की संख्या कितनी होगी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी कि ये तो हो गए 10 और ये हो गए 4, ये कितने हो गए, तो 10 प्लस 4, तो 14 जो है वो महाप्राण की संख्या होती है। तो अब हमें एक बार वापस देखिए इसको, अल्प प्राण वायु के आधार पर 2 प्रकार के हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, और उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत, और सभी स्वर।
तो हम लोगों ने पहले बात की है अल्प का मतलब है थोड़ा, तो लेकिन इसके अंदर संख्या है वो क्या आएगी, वो ज्यादा आएगी। संख्या कितनी आएगी, ज्यादा आएगी। तो 30 संख्या है वो अल्प प्राण की है और 14 जो संख्या है वो किसकी है, महाप्राण की। महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा उसमें व्यंजन है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। आगे सबकी बात समझ में, ये इसको ध्यान में रखें। यह है महाप्राण, जिनके ऊपर गोला किया हुआ है वो महाप्राण है, और जिनके नीचे वर्णों के नीचे रेखांकन किया हुआ है वो है, या रेखांकित जो की हुई है वो क्या है, अल्प प्राण के अंतर्गत। ठीक है, ये तो सभी इसको देख लें। अब हम इसके अगले प्रकार की बात करते हैं, वो है घोष या नाद के आधार पर। नाद के आधार पर तो नाद या इसको गूंज भी कहते हैं, गूंज। नाद या गूंज के आधार पर जो वर्ण है वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। नाद या गूंज के आधार पर जो वर्ण है वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हैं, जिसमें से एक तो है कौन सा, अघोष, और नंबर 2 पर है घोष। घोष का होता है गूंज, इसको सघोष भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सघोष भी कहा जाता है। घोष लिखने का जो कारण था वो कारण भी मैं आपको आगे बता दूंगा कि मैंने यहाँ पर घोष क्यों लिखा है। ठीक है, तो इस ए का अर्थ होता है नहीं, और इसका अर्थ होता है सहित, यानी जिसके अंदर घोष यानी गूंज नाद नहीं है वो कहलाते हैं अघोष वर्ण, और जिसके अंतर्गत गूंज होती है वो कहलाते हैं सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों के अंदर गूंज यानी घोष यानी गूंज नहीं है वो तो है अघोष, और जिसके अंदर गूंज है यानी गूंज सहित तो वो क्या कहलाता है, घोष वर्ण कहलाते हैं। अब कौन कौन से अघोष होते हैं, कौन कौन से सघोष होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक बार पुनः हम यहाँ पर व्यंजन लिखते हैं। इस प्रकार से ये जब आपने वापस व्यंजन लिखे हैं, उन व्यंजनों को उसी के आधार पर हम बांटेंगे, यानी गूंज या नाद के आधार पर। तो नाद या गूंज के आधार पर जो व्यंजन वर्ण है वो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, अघोष और सघोष। ठीक है, अब जैसे हमने उस समय देखा था प्राण वायु के आधार पर जो अल्प था, अल्प प्राण, तो उसके अंदर ज्यादा थे। तो यहां पर मैंने जो ये लिखा था इसको घोष जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो ये घोष जो हमने लिखा है और ये अघोष, घोष है वो 2 वर्णों से मिलकर बना है, जबकि अघोष है वो कितने वर्णों से, 3 वर्णों से। तो इसके विपरीत हो जाएगा, यानी अघोष के अंतर्गत जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि घोष के अंतर्गत संख्या वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको घोष लिखा था। जैसे अल्प प्राण और महाप्राण में था, अल्प यानी कम लेकिन उसमें संख्या
अधिक थी। तो इसी प्रकार यहाँ पर वर्णों की संख्या कम है, लेकिन इसके अंतर्गत वर्णों की संख्या अत्यधिक होगी। यानी ये 2 वर्णों से मिलकर बना है, लेकिन इसके अंदर वर्ण अधिक होंगे। ये 3 वर्णों से मिलकर बना है, तो ये इसमें संख्या कम होगी। ये केवल याद रखने के लिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर घोष लिखा है। ठीक है, तो अब हम इसको बांटते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो क्या कहलाता है? अघोष। क्या कहलाता है? अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो क्या कहलाएगा? अघोष। तो कैफ है, चैच है, तैथ है, तैथ है, पैफ है, ये 5 वर्ग है। इन 5 वर्गों का प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण यहां पर हम लिख लेते हैं अघोष के अंतर्गत। अघोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण। अब उसके आगे जो बचे हुए हैं ये जो तीनों वर्ण हैं, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, ये आ जाएगा सघोष के अंदर। किसमें आ जाएगा? सघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। तो अब देखो हम ये बात करेंगे, इसके अंतर्गत जो अंतिम वो वर्ण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? सघोष या घोष का आ रहा है। तो इसके आगे भी जो ये वर्ण होंगे ये सब क्या होंगे? घोष होंगे। क्या होंगे? घोष या सघोष। ठीक है, इसको सघोष भी लिख सकते हैं और घोष भी लिख सकते हैं। तो अब देखो ये रे, ले, वे, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? सघोष के अंतर्गत। लेकिन इसमें श और स ये जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे? अघोष के अंतर्गत। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और श और स ये भी क्या है? अघोष के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से अघोष वर्णों की संख्या कितनी होगी? 5 × 10 और प्लस 3, 13 जो है वो क्या कहलाते हैं? अघोष है। और इसके अंतर्गत ये है वो भी किसके अंतर्गत आएगा? घोष के अंतर्गत। है वो किस में आएगा? सघोष के अंतर्गत। तो सघोष या घोष की संख्या कितनी होगी? ठीक है, इसको हम घोष ही देखते पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत 2 वर्णों से मिलकर बना है, तो इसमें संख्या क्या होगी? अधिक होगी। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा ये, रे, ले, वे और है तथा सभी स्वर ये क्या हो जाएंगे? घोष व्यंजन। क्या हो जाएंगे? घोष वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो तीसरा, चौथा और पांचवा यानी कि 15 और 5 हो गए, 15, 5, 20 और सभी स्वर 11, तो ये कितने हो जाएंगे? 31। ठीक है, इस प्रकार से 31 और ये 13 कितने हो गए? 44। ठीक है, तो 44 व्यंजन है, वर्ण होते हैं। मूल वर्ण जो 44 है, उन मूल वर्णों को ही इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो 31 और 13, 44। अल्प प्राण जो थे वो थे 30 और महाप्राण थे वो 14। तो 30 और 14 44। इस प्रकार से इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो परीक्षा के अंतर्गत सीधा सीधा पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा घोष है, या निम्न में से कौन सा अघोष है, या अल्प प्राण कौन सा है, या महाप्राण कौन सा है। तो इसका विशेष तौर से हमें ध्यान रखना है कि कौन सा अघोष है और कौन सा घोष है। ठीक है, आगे से की बात समझ में। तो
तो इस प्रकार से इनको विभिन्न रूपों में बांटा गया है। ये देख ले सभी, एक बार पुनः देख ले। नाद या गूंज के आधार पर दो प्रकार के अघोष और सघोष, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो किसके अंतर्गत है? अघोष के अंतर्गत। और श ये किसके अंतर्गत आएंगे? अघोष के अंतर्गत। तो इस प्रकार से 10 और 3 13 अघोष, और सघोष के अंतर्गत या घोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये 15 हो गए। और ये यहाँ पर अंतिम जो है उसमें भी था, अंतिम जो था अल्प प्राणी के अंतर्गत, और उसके आगे कंटिन्यूस है वो क्या है? घोष है। तो ये इसमें भी ये कंटिन्यूस रूप में क्या चलेगा? ये ले वे, तो ये क्या हो जाएगा? सघोष, ठीक है। और है वो भी किसके अंतर्गत आता है? सघोष के अंतर्गत आता है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इसको लिख ले, देखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखें, तो इस प्रकार से ये अपने व्यंजनों की जो प्रकार थे, वर्णों को है जो महाप्राण और ये प्राण वायु के आधार पर और गूंज या नाद के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है। इससे पहले हमने व्यंजन की ओर चर्चा कर ली है। अब ये व्यंजन है जो अंतिम पड़ाव के रूप में है। अब देखें, कुछ जो वर्ण है उनको विभिन्न नामों से जाना जाता है, उनको अलग अलग नाम से भी जो जाना जाता है उसका भी हमें मालूम होना चाहिए। तो ये देखें, ये और वे जो है इनको अर्ध स्वर के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? अर्ध स्वर के रूप में, ठीक है। और उसके बाद में है जो है वो अलिग जिह्वा के रूप में जाना जाता है। है को है वो अलिग जिह्वा के रूप में भी जाना जाता है। ये और वे क्या है? अर्ध स्वर है। ले है जो वो क्या है? पार्श्विक है। ले क्या है? पार्श्विक है। ले को क्या कहते हैं? पार्श्विक, क्योंकि ले का जब उच्चारण किया जाता है तो हवा उसके पार्श्व से होकर के निकल जाती है। रे जो है वो है लुंठित। रे क्या है? लुंठित, यानी इसको कंपन जात भी कहते हैं। रे क्या है? लुंठित है। रे रे यानी इसमें इसका जब उच्चारण किया जाता है तो हमारी जीभ है वो कंपन करती है, इसलिए इसे लुंठित या कंपन जात भी कहा जाता है। और उसके बाद में कुछ ये और वे हो गए। है हो गया अलिग जिह्वा के रूप में, ले हो गया पार्श्विक के रूप में, रे है वो लुंठित। इनको कई बार है जो प्रश्न में ये प्रश्न के अंतर्गत या पेपर के अंतर्गत पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है या निम्न में से कौन सा लुंठित व्यंजन है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए, ले को पार्श्विक के रूप में जाना जाता है और रे को लुंठित के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एक द्वित्व वर्ण होते हैं। द्वित्व वर्ण किन्हें कहा जाता है? तो जब दो, जिसमें एक आधा वर्ण हो और एक पूरा वर्ण हो, जैसे सज्जा, लज्जा, तो जब आधा वर्ण और पूरा वर्ण समान जब आ रहे हैं तो उसे द्वित्व वर्ण के अंतर्गत माना जाता है। तो इस प्रकार से ये व्यंजन है जो अपने पूरे होते हैं, और इस व्यंजन को हमने यहाँ पर पूर्ण रूप से समझा है। व्यंजन को विभिन्न रूपों में उससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा है, और कुछ जो बचा हुआ भाग था वो आज हमने पढ़ लिया है। इस प्रकार से वर्ण विचार है जो हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अब अगली क्लास के अंतर्गत हम कुछ और नया लेके आएंगे, कुछ नया व्याकरण का टॉपिक लेंगे, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया है तो आप आगे से आगे जल्दी से शेयर करें,
ताकि दूसरे विद्यार्थी भी है जो उसका फायदा उठा सके। और इस लॉकडाउन के अवसर पर सभी अपना ख्याल रखें, घर के अंदर रहे, सुरक्षित रहे और सभी सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करते हैं।